डियर आप लोग को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में जीएनएम फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जैसा कि जानते हैं कि कल मैंने बिहेवियर साइंस बताया था। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON के बारे में। FON के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और मुझे ये भी पता है कि चाहे मैं आपको बोल के समझाऊं, चाहे आपको मैं मोबाइल पे समझाऊं, लिखने वाला उस कोई में भी आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने रिवीजन कराना स्टार्ट किया और जाकर देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा। 2.5 मिनट वीडियो जो है लोग देख रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, फुल सब चीज़ है, लेकिन आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग खुद देख लीजिए। 2.5 मिनट 3 मिनट पढ़ रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? एग्जाम में जाइएगा, कहिएगा जा क्वेश्चन अवे नहीं किया, जा क्वेश्चन हम लिखिए नहीं पाए हैं, गड़बड़ा गए, तो वो सब बाद की बातें हो जाती हैं, समझ गए। बाकी मैं यही कहूँगा, पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए। आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि मैं सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ पहले, बस रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो पहले पढ़ा चुके हैं, जो आप नोट्स बनाए हैं, उसको सामने रखिए और हमारी बातों को सुनिए, समझिए और एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए, ताकि दिमाग में चीज़ें आ जाएगा। और नोट्स नहीं बनाए हैं, ऐसे ही इधर उधर आप देखते हैं, तो फिर तो समझिए कि आपका लंका लगने वाला है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ें अभी नहीं लगेगा, जब जॉब के समय आएगा तब आपको याद आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है कि घाव क्या है, घाव के प्रकार बताइए और घाव वाले मरीजों का नर्सिंग देखभाल बताइए। 10 नंबर में पूछता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि घाव होता क्या है। घाव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाउंड कहते हैं। वाउंड, वाउंड मतलब घाव, कटना, फटना, जलना, किसी भी चीज़ से जो है आपके घाव बन सकता है। ठीक है, देखिए अचानक किसी के, अब इसको परिभाषा में क्या लिखेंगे, तो अचानक किसी चीज़ के प्रभाव, जैसे हथौड़ा है, हथौड़ा मार दिए, यहाँ पे घाव बन जाएगा। ठीक है, इंटरनली बन जाएगा, ब्लड जम जाएगा। किसी को मार देंगे, फूट जाएगा, सर फूट जाएगा, समझ गए। या आग के संपर्क में आ गए, जल गए, झुलस गए, तो उससे भी घाव बन जाएगा। तो वही है, अचानक किसी चीज़ के प्रभाव में आने से या हमला होने से त्वचा या जो मांसपेशी का जो तंतु होता है वह फट जाता है, घिस जाता है या छिछल जाता है, जिसके कारण शिराओं से, मांसपेशियों से, हड्डियों में जो है यह चीज़ें प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति को घाव बन जाता है। यही घाव होता है। देखिए अचानक किसी भी चीज़ के संपर्क में, जैसे हथौड़ा चल गया, ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, कोई भी चीज़ अचानक किसी चीज़ के संपर्क में आने से, उसके प्रभाव होने से या फिर उसके इफेक्ट पड़ने से जो है त्वचा से लेकर मांसपेशी से लेकर हड्डियों तक छिछल जा सकता है, उसके बाद कट फट जा सकता है। और इन सब चीज़ों से आपके जो भेन होता है, नस, जो मांसपेशी होता है, जो सीरा होता है, जो हड्डी होता है, उससे वह प्रभावित हो जाएगा और वही तो घाव होता है ना, तो यही घाव हो जाएगा। तो ये घाव का एक परिभाषा हो गया। ओके, अब घाव का अनेकों तरीका है, उसमें से घाव को 2 तरीके से बांटा गया। ठीक है, 2 तरीके से बांटा गया। पहला तरीका है, घाव के प्रकार में मात्र 2 ही तरीका है, एक है ओपन बाउंड और एक है आपका क्लोज बाउंड। घाव के प्रकार में घाव को 2 तरीकों से वर्गीकृत किया गया। एक ऐसा घाव जो खुली तौर पर होता हो, जो सामने से ऊपर से दिखता हो, जिसमें त्वचा भी आपके क्षतिग्रस्त हो जाता हो, तो वह जो है क्या होता है आपका, वह खुली घाव होता है, जो बाहर से एकदम आपको दिखेगा, जिसमें त्वचा भी जो है आपका क्षतिग्रस्त रहेगा, तो वह जो है आपका खुली घाव होता है, समझ गए। और आंतरिक घाव, इंटरनल वाउंड होने का मतलब है कि आपका जो घाव होगा किसी भी बॉडी पार्ट में हो, वह आपके इंटरनली होगा, उसमें आपका त्वचा जो है कम प्रभावित होता है, ऊपर से कम प्रभावित होता है, या त्वचा बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। कभी कभी ऐसे केस में होता है कि आपके घाव इंटरनली रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमको इस जगह पर घाव है, लेकिन अंदर ही अंदर वह मांस को भी सड़ा देता है, हड्डी को भी सड़ा देता है, तो वह घाव इंटरनली घाव होता है, समझ गए। तो पहले हम लोग खुली घाव के प्रकार को देखते हैं। खुली घाव के प्रकार में है खुले घाव के प्रकार में जो है आपका है, वह है चीरा वाले घाव, इंसिजन। जैसे चीरा वाले जो घाव होता है, वह जो आपका धारदार जो वस्तु होता है ना, जिसमें धार होता है एकदम नया,
वो उससे आपको चीरा लग जाता है, इंसिजन लग जाता है, तो उससे जो घाव होता है वह चीरा वाले घाव होता है। जैसे ब्लेड हो गया, ब्लेड में एकदम धार रहता है। कांच हो गया, जैसे जो कांच है देखिएगा, कांच के एक साइड जो है एकदम धार रहता है, थोड़ा भी इधर उधर होगा सीधा चीरा लग जाएगा। ब्लेड से भी थोड़ा इधर उधर होगा सीधा चीरा लग जाएगा। तो चीरा वाले घाव होता है जो धारदार हथियारों से, धारदार वस्तुओं से लगता है, और इससे जो है हमारा क्या होता है, किनारे से हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में चीरा लग जाता है। ठीक है। फटे हुए घाव, लैक्रेटेड घाव। लैक्रेटेड घाव का मतलब है फटे हुए घाव। ऐसा घाव जो घाव में त्वचा मतलब स्किन जो है अनियमित रूप से गहराई तक फट जाती है, जैसे कोई भारी सामान गिरने से, ठीक है, दुर्घटना होने से, युद्ध में आदि चोटों में जो है भारी चीज़ों के नुकसान होने से यह फटे हुए घाव होते हैं, लैक्रेटेड वाउंड होते हैं। फटे हुए जो घाव होगा वह आपके अंदर मांस तक प्रभावित कर देता है। और नहीं देखते होइएगा कितना कितना का कट जाता है तो गुद्दा बाहर निकल जाता है, मतलब वह फट के बाहर आ जाता है। तो यही फटा हुआ घाव होता है। आगे है छेद वाले घाव। अब छेद वाले घाव जिसको हम लोग पंचर वाउंड कहते हैं। पंचर वाउंड का मतलब है कि ऐसा घाव जिसमें छेद हो जाता हो, जिस भी चीज़ के, जिस भी वस्तु के संपर्क में आने से अगर सुराग हो जाता हो, छेद हो जाता हो, तो उससे जो है हम लोग छेद वाले घाव कहते हैं। जैसे चाकू है, चाकू को अगर सीधा मारिएगा तो क्या होगा, चाकू नुकीला होता है, सीधा वह जो है अंदर तक जो है छेद देगा, छेद कर देता है। उसी प्रकार से नुकीला कील चुभ जाएगा अंदर तक तो वह भी घाव कर देगा। तो ये जो नुकीला वाले धारदार हथियार से जो घाव डायरेक्ट अगर चुभेगा तो वह क्या होगा, नुकीला वाले घाव होगा, जिसमें छिद्र जो है बन जाता है घाव में और होल बन जाता है, और यह जो है छेद वाले घाव होते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो वह आर पार कर देता है छेदते हुए, समझ गए। चाकू हो गया, कांच के टुकड़े से, नुकीला भाग से हो गया, यह सब जो घाव देगा वह छेद वाला घाव देगा। ठीक है। यह काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, छेद वाला घाव काफ़ी गंभीर हो सकता है, समझ गए। अगर घाव गहरा हो तो यह शरीर के अंदरूनी अंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है और इससे काफ़ी संक्रमण हो सकता है। तो जो होल वाला घाव होता है, छिद्र वाला घाव होता है, यह काफ़ी गंभीर होता है, काफ़ी संक्रमण होने का खतरा रहता है और यह काफ़ी डीपली गया रहता है, इस कारण से इसका समस्या ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, छेद वाला घाव, मतलब पंचर वाउंड। ओके। आगे है रगर वाले घाव, एब्रेजन। रगर वाले घाव कहने का मतलब है कि ऐसा घाव जिसमें किसी वस्तु या उसके सतह से आने के संपर्क में हमारा बॉडी के किसी भाग में रगड़ पड़ने के कारण जो घाव होता है वही रगर वाला घाव होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा सब देखते होइएगा छिछलता है, ढुलाई से नीचे की तरफ छिछलता है। अब मानिए छिछलते छिछलते जो है उसका पैर और उसका जो फर्श है वह आपस में दोनों एक साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, छिछल जाएगा बॉडी में। या कभी कभी देखते होइएगा अचानक से इधर उधर हाथ करने पर दीवार पर हाथ लग जाता है, छिल जाएगा। तो वही क्या होता है, छिलने वाला घाव जो है यह सिर्फ ऊपर से प्रभावित होता है, स्किन प्रभावित होता है, छिल जाता है और इससे जो है उतना ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होता। देखते होइएगा बहुत छिल जाने पर ब्लीडिंग उतना होता भी नहीं है, बस पानी की तरह उसमें से जो है आपके निकलने लगता है। तो ये छिलने वाला घाव, लेकिन छिलने वाला घाव भी जो है डार्क होता है, लंबे समय तक चल सकता है अगर ट्रीट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा छिछल जाएगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया एम्ब्रेजन। उसके बाद है कटे हुए घाव। कटे हुए घाव का मतलब है ऐसे घाव जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से मांसपेशी या बिना मांसपेशी के त्वचा कटी हुई, यह कटे वाला घाव होता है। कटे वाला घाव का मतलब है किसी चीज़ से कट जाना, शीशा से कट जाना, चाकू से कट जाना, कोई भी चीज़ से कट जाना, समझ गए। तो कटे वाला घाव में होता यह है कि आपको कटा हुआ हल्का भी कटता है, कितना को गहरा कटेगा तो वह मांस के साथ कटा हुआ होता है। तो कटा हुआ आंशिक और पूर्ण रूप से मांसपेशी को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है या सिर्फ त्वचा को भी यह क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसमें जो बॉडी पार्ट होगा वह किसी न किसी चीज़ के प्रभाव में आने से कट गया रहेगा, तो इसीलिए इसे कटे वाला घाव और जो है इसे ओपन एवल्सन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कटे वाला घाव। आगे है, अब यहाँ पे मैंने 5 बता दिया। ओपन बाउंड में 5 प्रकार कौन कौन सा,
खुले घाव में है आपका चीरे वाले घाव, फटे हुए घाव, छेद वाले घाव, रगड़ वाले घाव, कटे हुए घाव। यह घाव का प्रकार हो गया। अब है आपका बंद, अब है आपका क्या है, यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी बता देते हैं ओपन बाउंड का कौन कौन सा प्रकार है। ओपन बाउंड का प्रकार है इंसिजन चीरा वाला, लैक्टेरेट मतलब LACERATED लैक्टेरेट बाउंड मतलब फटे हुए, पंचर बाउंड मतलब छेद वाले घाव, एम्ब्रेजन मतलब रगर वाले घाव, और ओपन एवल्सन मतलब कटे हुए घाव। यह 5 प्रकार हो गया घाव का ओपन बाउंड का। अब क्लोज बाउंड है यानी बंद घाव है। बंद घाव में ज़्यादा प्रकार नहीं है, मात्र 2 ही प्रकार है। एक है आपका इंटरनल ब्लीडिंग और एक होता है आंतरिक घाव। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि इसमें जो रक्त बहने वाला जो तंत्र होता है उससे रक्त निकलकर शरीर के गुहा में जमा हो जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। अब किसी को मान गए चोट लग गया, उसको इंटरनल घाव बनेगा, तो देखते होइएगा किसी को ब्रेन में चोट लगने के बाद जो है ब्रेन से बाहर ब्लड तो नहीं आ पाता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ब्लीडिंग जो है किसी न किसी ब्लड वेसल्स के क्षतिग्रस्त होने से अंदर ही अंदर ब्लड का क्लॉट बनने लगता है, और व्यक्ति जो है क्या होता है धीरे धीरे उसका ब्रेन हेमरेज कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी एक प्रकार का घाव है जिसमें किसी भी चीज़ के प्रभाव में आने से आपके बॉडी से ब्लड बाहर तो नहीं आ पाता है, बट जो बॉडी के अंदर जो नस है, जो वेन है, जो सीरा है, उससे बाहर जो है निकलने लगता है, और उससे बाहर निकल के जहाँ भी बॉडी के गुहा में छिद्र में जगह मिलता है वहाँ ब्लड जमा होने लगता है। चाहे पेट की बात किया जाए, चाहे छाती के बात किया जाए, चाहे सर के बात किया जाए, कहीं भी आपके अंदरूनी हिस्से में ब्लड जमा होने लगता है, और यह घाव आपके इंटरनल ब्लीडिंग कहलाता है। समझ गए। दूसरा है आंतरिक घाव, ब्रूसेज। आंतरिक घाव को हम लोग ब्रूसेज कहते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर की त्वचा को क्षति पहुंचाए बिना आंतरिक तंतुओं में घाव होते हैं। अब आंतरिक घाव कहने का मतलब है कि कितना को हमने एक आदमी का देखा कि उसका कमर के आसपास, जांघ में कमर के आसपास जो है उसको ऊपर से कभी कोई चीज़ का पता नहीं चला कि इसके इंटरनल ऐसा सिचुएशन है, लेकिन जब उसको पेन होने लगा, बार बार पेन होने लगा, तो वह चेक करवाया तो पता चला कि उसके अंदर ही अंदर मांस वहाँ का सड़ चुका है, हड्डी भी जो है सड़ने लगा है, और ऊपर से कहीं कोई उसको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। तो यह एक इंटरनल घाव था। उसको इंटरनल घाव में त्वचा बिल्कुल आपको क्षतिग्रस्त नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो मांसपेशी है, जो हड्डी है, वह क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो यही आपके ब्रूसेज होता है, आंतरिक घाव होता है। तो 2 तरह के, एक ऐसा जो ब्लीडिंग करके घाव करता है, और एक ऐसा जिसमें आपके डायरेक्टली जो है मांस या हड्डी प्रभावित होता है बिना त्वचा को प्रभावित किए हुए, ठीक है। तो यह 2 प्रकार के बंद घाव हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब समझिए एक पेशेंट है जिसको घाव का आपको प्रबंध करना है, तो कैसे प्रबंध करेंगे, घाव के लिए क्या क्या करेंगे। अगर पेशेंट घाव वाला है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे संक्रमण से बचाने के लिए। पेशेंट अगर घाव से पीड़ित है तो उसको जो है समय समय पर डेली जो है या समय समय पर जो है उसका ड्रेसिंग के लिए बुलाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, घाव के जगह पर आवश्यक साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक घोल का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से बैंडेजिंग करेंगे, मक्खी या कीटाणुओं को जो है लगने से बचाएंगे, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज के होगा उसे मीठा खाने नहीं खाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आवश्यक पोषण का प्रदान करेंगे, क्योंकि घाव से बहुत सारे प्रोटीन भी निकल जाता है, ब्लीडिंग भी होता है, तो उससे समस्या होगा। तो जरूरी जो पोषण है, पोषण वो कहेंगे करने के लिए, ठीक है ना। घाव के आवश्यक देखभाल प्रदान करेंगे, उचित प्रकार के बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे बैंडेजिंग करने के लिए, ठीक है ना। मरीज को सांत्वना देंगे, अगर दर्द हो तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवा देते हैं, दर्द निरोधी दवा, ठीक है। तो ये सब आवश्यक देखभाल है, आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए चीज़ों को। तो ये हो गया आपका घाव का देखभाल, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। आगे प्रश्न है आपका पेरेंटल थेरेपी के बारे में। आपसे पूछेगा कि पेरेंटल थेरेपी क्या है, इंजेक्शन के प्रकार बताइए, और दवाई देने का नियम बताइए। तो दवाई देने के नियम तो मैंने पढ़ा रखा है, 5 रूल्स पढ़ा चुके हैं। अब आता है पेरेंटल थेरेपी या पेरेंटल रूट होता क्या है, और इसके इंजेक्शन के प्रकार बताइए, ठीक है। देखिए पेरेंटल थेरेपी एक प्रकार से कहा जाए
तो यह एक इंजेक्शन का ही माध्यम होता है, ठीक है। पेरेंटल थेरेपी मतलब इंजेक्शन थेरेपी, समझिए। पेरेंटल थेरेपी होता क्या है, पहले इस चीज को जानिए। पेरेंटल रूट या थेरेपी, पेरेंटल थेरेपी से तात्पर्य है भोजन सहित यानी पोषण सहित अन्य उपचार, मतलब दवाइयाँ वगैरह अन्य कारकों को आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त, आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त मतलब मुंह के द्वारा। अगर देखिए सीधा समझिए, कोई व्यक्ति है, कोई मरीज है, वह मुंह के द्वारा, समझ गए, वह मुंह के द्वारा नहीं कोई दवाई ले सकता है, नहीं कोई वह पोषण मुंह के द्वारा ले सकता है, नहीं मुंह के द्वारा जो है वह अपना नली के द्वारा कोई दवाई ले सकता है। चाहे उसके कोई पेट में सर्जरी हो रखा हो, या मुंह में कोई कैंसर हो, मुंह का सर्जरी हो, ठीक है, या फिर मुंह में कोई अदर प्रॉब्लम हो जिसमें वह मुंह से दवाइयाँ या मुंह से कोई पोषण वगैरह नहीं ले सकता हो, तो उस कंडीशन में उस मरीज को इस पेरेंटल यानी इंजेक्शन के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, नस के माध्यम से जो है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पोषण हो, दवाइयाँ हो, इन सभी को भेजा जाता है। यही पेरेंटल थेरेपी कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। अब ये चीज़ें समझ गए कि कोई व्यक्ति है जो भोजन करने में खुद से असमर्थ है, जो अपने मुंह से खाना नहीं, भोजन नहीं ले सकता है, दवाई नहीं ले सकता है, यहाँ तक कि कोई तरल पदार्थ भी मुंह से नहीं ले सकता है, असमर्थ है। तो इन सभी कंडीशन में मरीज के लिए जो है क्या किया जाता है, पेरेंटल रूट तैयार किया जाता है। जैसे नस में फ्लूइड चढ़ाना, एनएस वगैरह चढ़ाते हैं ना, नस से ही चढ़ाते हैं, सीरा से ही, तो वो हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नस से किया जाता है, ठीक है। या फिर अन्य इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग जो थेरेपी देते हैं वह कहीं ना कहीं, चाहे उस थेरेपी में कोई दवाई हो, कोई पोषण हो, चाहे कुछ हो, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कराना ही जो है आपके क्या कहलाता है, अंतरेतर चिकित्सा यानी पेरेंटल थेरेपी, पेरेंटल रूट कहलाता है। समझ, मुंह को छोड़कर, मुंह और आंतरीय मार्ग को छोड़कर अन्य हिस्सों से दिया जाने वाला उपचार पेरेंटल रूट ही आता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब देख लीजिए पेरेंटल थेरेपी में कौन कौन से प्रकार है जिसके जरिए हम बॉडी के अंदर जो है तरल पोषण, भोजन या फिर जो है आपके क्या बोलते हैं दवाई, इन सब को दे सकते हैं। कौन कौन पेरेंटल थेरेपी का कौन कौन से प्रकार है, या यूं कहा जाए तो इंजेक्शन का कौन कौन से प्रकार है जो पेरेंटल थेरेपी में आता है, तो चलिए देखते हैं। समझ गए। पहला प्रकार में आता है इंट्राडर्मल। इंजेक्शन के प्रकार आप लोग सुने होइएगा, नहीं सुने हैं तो मैं फिर से एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। पेरेंटल इंट्राडर्मल होता है जो आपके त्वचा की परतों के बीच में, एपिडर्मिस में या बाह्य त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन होता है। यानी सीधा कह सकते हैं कि त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन इंट्राडर्मल आईडी होता है, और इसके जरिए भी हम बॉडी में दवाई को भेज सकते हैं, ठीक है। आगे है आपको हाइपोडर्मल या सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहने का मतलब है आपको कि त्वचा के ठीक नीचे इंजेक्शन द्वारा दवा प्रविष्ट करना सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन कहा जाता है। यानी त्वचा के, ठीक है ना, एरोलर जो ऊतक होता है, उस एरोलर ऊतक के ठीक नीचे इंजेक्शन देना अर्धस्वत्वचीय, मतलब सबक्यूटेनियस भाग में इंजेक्शन देना ही सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है, और यह भी आपके पेरेंटल रूट का एक प्रकार है। ओके, आगे है इंट्रावेनस या इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आपके औषधि को जो है वेन के माध्यम से, धमनी के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कराना हो तो उसे इंट्रावेन या फिर आईवी जिसको कहते हैं, या फिर इंट्रा आर्टियल आइए हम लोग उसको कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे चलिए। आगे है आपका, आगे देखिएगा, आगे है इंट्रा स्पाइनल या इसी को इंट्राथेटिकल कहते हैं। इंट्रा स्पाइनल के मतलब होता है कि स्पाइन में से, ठीक है ना, स्पाइन में औषधियों को इंजेक्शन द्वारा मेरुदंड के गुहा में, यानी मेरुदंड में, स्पाइनल में प्रवेश कराना ही जो है आपके क्या कहता है, इंट्रा स्पाइनल। यह भी एक इंजेक्शन का ही प्रकार है जिसके द्वारा हम चाहे तो वहाँ से फ्लूइड निकाल सकते हैं जांच वगैरह के लिए, और चाहे तो वहाँ अगर कुछ देना हो दवाइयाँ तो वह भी दे सकते हैं। तो यह इंट्रा स्पाइनल होता है, ठीक है।
इंट्राओसियस होता है। इंट्राओसियस कहने का मतलब है कि हड्डियों में इंजेक्शन लगाना। जैसे हड्डियों में इंजेक्शन सभी जगह नहीं लगता है, जैसे बोन मैरो में लगता है वहाँ लग सकता है, ठीक है। तो बोन मैरो में जो इंजेक्शन लगता है वह आपके इंट्राओसियस होता है, समझ गए। तो यह हो गया अस्थियों में इंजेक्शन डालना। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, अब उदर गुहा जो होता है, पेट के जो ये वाला हिस्सा है ना, पेट का नीचे वाला जो हिस्सा होता है नाभि के आसपास, उसमें अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं अंदर पेरिटोनियल कैविटी में, वही हमारा होता है इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, समझ गए। आगे है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा तरल की मात्रा कम जाता है, बहुत ज़्यादा तरल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बॉडी में तरल को, औषधि को प्रवेश कराते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन कहते हैं, जो आईवी मार्ग से, इंट्रावेन मार्ग से बॉडी में कराया जाता है। जो कि आप लोग देखते भी हैं कि पानी के पानी एनएस वगैरह, सलाइन वगैरह चढ़ता है, तो वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होने पर आईवी सेट लगा दिया जाता है, ठीक है। मान गए एक आध इंजेक्शन अगर देना हो तो इंजेक्शन से दे देंगे, लेकिन 1-1 लीटर, आधा-आधा लीटर, 200-200 ml अगर देना हो तो इंजेक्शन से कठिनाई है, तो सीधा आईवी सेट लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे है, एक आता है आपका कट डाउन यानी वेन सेक्शन आता है, ठीक है। अब होता यह है कि मान गए किसी व्यक्ति को, मान गए आप कितना भी तेज कीजिएगा एनएस के फ्लो को, ठीक है ना, एनएस जो होता है चलता है, उसको कितना भी आप फ्लो रेट को ज़्यादा कर दीजिएगा, फिर भी तो कुछ ना कुछ समय लेगा ही। लेकिन अचानक से अभी के अभी अगर मरीज को बहुत सारा तरल का ज़रूरत हो, तो वहाँ पे वेन सेक्शन या कट डाउन किया जाता है, जहाँ पे मान के नस को काट देगा, काट कर जो है वहाँ पे तरल को भर दिया जाएगा और फिर उसको जो है क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो यह वेन सेक्शन होता है, जहाँ पे एक नली या बड़े छिद्र वाली सुई डालकर जो है उसके औषधिया एवं द्रव प्रविष्ट कराना शिरोवेदन, वेन पंक्चर कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। रक्तदान है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है अब किसी को ब्लड चढ़ाना हो, किसी को पोषण देना हो, जूस देना हो, ठीक है, या फिर किसी को जो है अलग अलग जो है चीज़ें होता है, तो रक्त में भी अलग अलग घटक आते हैं, प्लाज्मा आता है, अलग अलग चीज़ें आता है, ब्लड कंपोनेंट होता है। तो किसी भी माध्यम से अगर बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी भी कारण से अगर कराना हो, तो वहाँ पे आपको आईवी सेट लगाया जाता है और वहाँ पे जो है आपको जाकर क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। और यह मुंह के जरिए नहीं, यह नस के जरिए ही जाता है, शिरा के जरिए ही, इसीलिए जो है इसे पेरेंटल रूट में ट्रांसफ्यूजन को भी रखा जाता है, ओके। अब आता है यहाँ पे ऊपरी फुहार। ऊपरी फुहार कहने का मतलब होता है कि देखते होइएगा कि दर्द होने पर क्या किया जाता है, स्प्रे मार दिया जाता है। स्प्रे मारने के कुछ घंटों, कुछ मिनटों के बाद दर्द एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह त्वचा के ऊपर फुहार मारा गया है, यह ऑब्जर्व कर लेता है और धीरे धीरे जो है वह बॉडी के अंदर चला जाता है। तो यह भी एक जो है मुंह के अलावा स्प्रे, हाइपो स्प्रे भी जो है दबाव के साथ किया जाता है, जिससे यह भी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मुंह और आंत के मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से अगर दवाई को हम बॉडी में भेजते हैं, किसी नस के माध्यम से, किसी और इंजेक्शन के माध्यम से, तो वह पेरेंटल रूट ही आता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुंह छोड़कर और आंतरीय भाग को छोड़कर बाकी किसी चीज़ से इंजेक्शन में देते हैं, नस में देते हैं, जहाँ भी दीजिए इंजेक्शन, वह पेरेंटल रूट ही होता है, समझ गए। चलिए, ये आ गया। अब इंजेक्शन के प्रकार पूछेगा तो यही सब प्रकार है, प्रकार मैंने बता दिया। अगर कोई इंजेक्शन के प्रकार छोड़ दिए होंगे तो उसको लिख दीजिएगा, तो यह सब हो जाएगा पेरेंटल रूट, पेरेंटल थेरेपी का इंजेक्शन का प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके करने का क्या उद्देश्य होता है, ये जो हम बताए हैं पेरेंटल थेरेपी, इसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य, अनेकों उद्देश्य हैं। जैसे देख लीजिए, पेरेंटल थेरेपी देने का यही उद्देश्य होता है कि जो मुंह से हम लोग दवाई देते हैं उसको जो है ऑब्जर्व करने में समय लगता है, बॉडी में घुलने में, इस कारण से इसका जो असर भी होता है मुंह के दवा का, वह देरी से होता है। किंतु अगर औषधियों को शीघ्र एवं सभी जगह अगर जरूरी है, तो उसके लिए इंजेक्शन विधि यानी यही पेरेंटल विधि उपयुक्त होता है। तो पहला उद्देश्य यही है कि अगर जल्दी से दवाई को बॉडी में प्रवेश कराना है, जल्दी असर लाना है, तो उसका पहला आप जो है पेरेंटल थेरेपी दे सकते हैं। चूँकि मुंह से दिए गए दवाई जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता है, जल्दी असर नहीं दिखाता है।
आगे उद्देश्य है कि मरीज के मूर्छित यानी कॉन्शियस होने पर, अनकॉन्शियस बेहोशी होने पर, किसी न्यूरोलॉजिकल क्षति मतलब कोई तंत्रिकीय विकार अथवा कंठ एवं मुख का कोई शल्य क्रिया यानी सर्जरी हुआ हो तो उसके परिणामों को देखते हुए जो है हम नस यानी पेरेंटल थेरेपी के जरिए ड्रग हो, पोषण हो, सब चीज़ दे सकते हैं। तो यह एक उद्देश्य ये भी हो गया कि बेहोशी मरीज हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल यानी न्यूरोलॉजी का समस्या लेकर झेल रहा हो, कोई कंठ समझ गए, कोई मुंह का सर्जरी हो रखा हो, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, पेरेंटल थेरेपी अपनाते हैं। ठीक है। इंजेक्शन से यह निश्चित हो जाता है कि दवा कितना मात्रा में देना है। जैसे अगर मान गए इंजेक्शन से आप दीजिएगा किसी को तो डॉक्टर जितना लिखे हैं कि 5 ml देने के लिए तो 5 ml दीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं दीजिएगा। तो इससे इंजेक्शन से यह निश्चित होता है, जो इंजेक्शन को पेरेंटल कहते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि दवा जितनी मात्रा में देना है उतनी ही जो है आपको इंजेक्शन के जरिए आप देते भी हैं। तो इससे यह डोज निर्धारित हो जाता है। ठीक है। साथ में यह निश्चित होता है कि आप सही जगह पर दवाई को भेजे हैं और यह जो है आपको जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाने वाला होता है वह अपने लक्ष्यों तक बड़ी जल्दी पहुंचता है और जल्दी काम शुरू करता है दिखाना है। ओके। आगे है इंजेक्शन उन सभी औषधियों देने का एकमात्र साधन है जो मुंह द्वारा नहीं दी जा सकती है, जैसे इंसुलिन। अब इंजेक्शन या पेरेंटल उसी को कहिए। ठीक है। जितने भी इंजेक्शन के प्रकार है सब पेरेंटल थेरेपी के लिए ही उपयोग में आएगा। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है इंजेक्शन देने का, पेरेंटल थेरेपी का, कि जो दवा मुंह या किसी अन्य मार्गों से देने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है, वो है इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से ही दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे दवाइयाँ जो सिर्फ इंजेक्शन के ही माध्यम में उपलब्ध है तो उसके लिए पेरेंटल थेरेपी उपयोग है, उसका एक उद्देश्य है। आगे है इंजेक्शन देने के स्थान पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जाइलोकॉन, नोवेकॉन, नैदानिक उदयन, सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब इंजेक्शन देने का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जांच होता है जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिक टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया। इन सभी टेस्टों के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल इंजेक्शन का होता है, जो आपको पता है। साथ में कुछ इसका अपना उपचार के लिए भी, जैसे अगर किसी को सुनपन उत्पन्न करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल आता है। किसी को अगर मान के कोई और चीज़ें करना हो तो इंजेक्शन का इस्तेमाल तो सभी जगह आता है, वो भी चीज़ें होता है। ठीक है। आगे है द्रव्यों को शरीर में भेजना है, पोषण को शरीर में भेजना है। जैसे जला हुआ मरीज है उसको बहुत ज़्यादा तरल चाहिए तो बॉडी में नस के जरिए भेजते हैं तरल को। ठीक है। ब्लड कम गया है, ब्लड भेजते हैं नस के जरिए ही। ठीक है। इसी प्रकार से कोई पेशेंट शॉक लग गया है, आघात लग गया है तो उसको तरल चढ़ाना हो बहुत ज़्यादा तो इन्फ्यूजन करते हैं। तो ये सब जो है आपके कहीं ना कहीं इंजेक्शन का ही रोल होता है, सुई का ही रोल होता है। समझ गए। आगे है 7वां है मुख द्वारा पोषण दे पाना संभव न होने पर पोषण पहुंचाने के लिए। पेरेंटल थेरेपी का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दवाएं, जो पोषण मुंह के द्वारा हम नहीं दे सकते हैं वह जो है हम क्या करेंगे, आराम से जो है अपने इंजेक्शन के द्वारा, पेरेंटल के द्वारा भेज सकते हैं। ओके। विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद